डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हमने मेंटेनेंस और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी ले ली थी। इसी के साथ मेंटेनेंस के टाइप के बारे में भी समझा था, जाना था, जिनमें शेड्यूल्ड या जिसे रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम इस क्लास में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या है उनकी जानकारी हासिल करेंगे और ओवरऑलिंग के बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, जिसको ही सूचक देखभाल के नाम से जाना जाता है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को लागू करने के लिए या इस्तेमाल में लाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है। अंत में ये जानना जरूरी होता है कि मशीन टूल के चलते उसके पार्ट्स, उन पर क्या असर हो रहा है, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, मतलब ही उनका बर्ताव कैसे है। इससे हम मशीन टूल का जीवन काल, मतलब लाइफ साइकिल का अनुमान लगा सकते हैं और उसके पार्ट्स का भी, कि वो कब तक चलेंगे। इसी के साथ पीरियोडिक या शेड्यूल मेंटेनेंस को भी फॉलो कर सकेंगे। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में इक्विपमेंट की कंडीशन समय समय पर चेक की जाती है, जिसके लिए मानव इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ही ह्यूमन सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ही हम लोग सेंसेस के नाम से पहचानते हैं या सेंसेस कहते हैं। तो ह्यूमन सेंसेस कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, जनरली अगर बताया जाएगा, जैसे कि सुनना, तो उसको हम लोग कहते हैं हियर। सूंघना मतलब स्मेल, देखना साइट, टच से फीलिंग, मतलब वाइब्रेशन है उसको फील करना है तो टच का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग फील भी कहते हैं। जिनके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो इन सेंसेस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही जानकारी हासिल की थी। ह्यूमन सेंसेस के अलावा ऐसे भी कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हें इस कार्य में इस्तेमाल किया जाता है या इस वर्क के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि खराबी ढूंढने हेतु कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसमें एक ऑडियो गेज, वाइब्रेशन एनालाइजर, एम्पलीट्यूड मीटर, पायरोमीटर, स्ट्रेन गेज, कुछ इत्यादि उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स शामिल है। ये सभी ऊपरी दिए गए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये ऊपरी इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी वजह से समय रहते लोग मशीन पार्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें नए जैसा बना सकते हैं, मतलब ही उनका रिकंडीशनिंग कर सकते हैं या फिर उनकी ओवरहॉलिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑलिंग के बारे में हम लोग आगे जानने ही वाले हैं, वो क्या होता है। मशीन से आने वाला अलग तरह का आवाज या साउंड, जिसे हम लोग एबनॉर्मल साउंड कहते हैं, वो ये दर्शाता है कि मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ या खराबी है।
इसके अलावा हाथों से छूकर भी हम मशीन के अंदर आने वाली एरर्स या खराबियों को पहचान सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं थ्रू द टच सेंस बाय फीलिंग द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को फील करके टच सेंस की मदद से हमको पता चलता है कि मशीन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ या खराबी निर्माण होना चालू हो गया है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मशीन टूल्स और इक्विपमेंट की बिना किसी डर या खराबी के वर्क लाइफ या वर्क साइकिल बढ़ाता है या इंक्रीज करता है। तो मशीन टूल्स इंस्ट्रूमेंट की लाइफ पर या आयु पर मेंटेनेंस का क्या असर होता है वो हम लोग समझेंगे। सो इफेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑन मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स लाइफ, आउटपुट एंड क्वालिटी। तो वही हम लोग जानने वाले हैं कि मशीन टूल्स इंस्ट्रूमेंट की लाइफ या आयु पर क्या असर करता है। तो उसमें से फर्स्ट है मशीन टूल्स इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ती है बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस। साथ ही साथ वर्क परफॉर्मेंस और क्वालिटी मतलब ही गुणवत्ता में सुधार या बढ़ोतरी होती है। दूसरा क्या होता है, जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी वजह से मार्केट में उनका वैल्यूएशन बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी हमेशा बरकरार, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वो बरकरार रहती है। मशीन से मिलने वाला जो आउटपुट होता है मतलब ही प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कीमत कम की जा सकती है, जिसकी वजह से वो मार्केट अच्छा कैप्चर कर पाए और डिमांड प्रोवाइड कर सके। ये बेनिफिट्स होता है मेंटेनेंस का। सो ये मेंटेनेंस के कुछ फायदे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया है, और मेंटेनेंस के क्या फायदे होते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है। नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोगों को जानना है वो है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, स्वयं प्रेरित देखभाल, ऐसा ही इसको कहा जाता है। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरह ही कार्य करता है। इसकी वजह से मशीन टूल्स और इक्विपमेंट की विश्वसनीयता या उनके ऊपर का भरोसा बना रहता है। इस प्रकार के मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि मशीन में होने वाले बिगाड़ या खराबी को या आने वाली समस्याओं को उत्पन्न मतलब ही बनने से पहले या उत्पन्न होने से या निर्माण होने से पहले ही देखे या सुलझाए। इसी के लिए प्रोएक्टिव मेंटेनेंस इस्तेमाल में लाया जाता है। सो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में मशीन की विफलता मतलब ही फेल्यूर की जड़ या मूल जहां पे है वहां पर फोकस या नजर रख के उन समस्याओं का उभर आने से पहले ही या निर्माण होने से पहले निवारण किया जाता है या उन्हें मिटाया जाता है। खर्चा जिसे हम लोग लागत कहते हैं, मतलब ही खर्चा या लागत कम करके या कम करने का ये प्रभावी या असरदार जरिया माना जाता है, जिसकी वजह से कंपनी में मशीन का निष्क्रिय होना या विफल होना रोका जा सके या कोई एरर बड़ी समस्या बनने से पहले उसे वहीं पे रोका जाए। ये क्या होता है, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस का कुछ बेनिफिट्स होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो मेंटेनेंस का टाइप हमको देखना है उसे कहा जाता है रिएक्टिव मेंटेनेंस। इसी को प्रतिक्रियाशीलता रखरखाव भी कहा जाता है या फिर प्रतिक्रियात्मक देखभाल के नाम से भी इसे पहचानते हैं। सो रिएक्टिव मेंटेनेंस ये सबसे पुरानी तकनीक या जरिया है जिसे मेंटेनेंस के तौर पे अपनाया गया है या अपनाया जाता आ रहा है। इसमें मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स, उनके पार्ट्स तब तक रिपेयर या रिप्लेस नहीं किए जाते जब तक वो पुरानी तरीके से टूटते नहीं है। मतलब उन पार्ट्स को तब तक रिप्लेस या रिपेयर नहीं किया जाता जब तक कि वो पूरे तरीके से टूटते नहीं है, काम करना बंद नहीं कर देते। और मशीन और इक्विपमेंट्स बंद पड़ नहीं जाते तब तक उन्हें पूरे तरीके से बंद पड़ने तक चलाया या इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ही क्या है कि रिएक्टिव मेंटेनेंस में मशीन, उसके पुर्जों को या इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स, उनके पार्ट्स को तब तक रिपेयर या रिप्लेस नहीं करते जब तक वो पूरी तरीके से बंद ना पड़ जाए, तब तक उसको फुल्ली फंक्शनल क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इस मेंटेनेंस में इक्विपमेंट्स कभी कभार छोटी सी चेतावनी या वार्निंग देते हैं बंद पड़ने से पहले, मतलब ही कि इशारा देते, या फिर बिना किसी चेतावनी या इशारे के इक्विपमेंट्स डायरेक्ट बंद पड़ जाते हैं। जब तक उनके पार्ट्स बदले ना जाए तब तक वो चालू नहीं होते। इसी का मतलब कि आय में कमी होना। आय में कमी होना का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल लॉसेस, फाइनेंशियली लॉसेस, पैसा जनरेट नहीं होना या कंपनी के पास पैसा ना आना, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट बनना ही बंद हो जाता है। मतलब ही कम इनकम होना। इस मेंटेनेंस में समय की बर्बादी होती है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है, इसके अलावा सुरक्षा के मुद्दे या समस्या भी बढ़ती है। लेकिन ये मेंटेनेंस का तरीका कुछ परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है, जैसे कि गैर महत्वपूर्ण और कम लागत के उपकरण के साथ उत्पादन किए जाए, या उत्पादन पूंजी या लागत का जोखिम ना हो, ऐसी जगहों पे इस रिएक्टिव मेंटेनेंस को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। सो ये मेंटेनेंस का तरीका सभी जगहों पे कभी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीन हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं उनको फुल फंक्शंस में इस्तेमाल में लाया जाता है जब तक वे पूरी तरीके से खराब ना हो, टूटे ना, बंद ना पड़े। और इसका वजह यह होती है कि जब वो बंद पड़ते हैं तो उनको चालू करने के लिए उतना समय जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाता है, वर्कर जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, कंटिन्यूसली मेंटेनेंस वर्क चलता है, और मशीन को रिपेयर करने के बाद उसका रन डाउन टेस्ट लिया जाता है जब तक कि उससे फुल फंक्शनल ऑपरेशनल एक्सेस ना मिले। मतलब सही रिजल्ट आने के बाद ही उसके ऊपर प्रोडक्शन चलाया जाए। तो उसमें जो समय जाता है, वक्त की बर्बादी होती है, और जो लागत लगती है वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो बहुत ही महंगा साबित होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, कंपनीज के लिए। तो इसीलिए रिएक्टिव मेंटेनेंस उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल में लाया जाता है जहाँ पे लागत कम हो, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की वैल्यू जो है या लगने वाली वैल्यू जो है उनके ऊपर, या उनके ऊपर आने वाला रिपेयरिंग का खर्चा जो है वो ज़्यादा ना हो। ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, रिएक्टिव मेंटेनेंस को अप्लाई किया जाता है या इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हम लोगों ने रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या है ये देख लिया। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि पर्पज ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के क्या पर्पज है, कि उद्देश्य से मेंटेनेंस किया जाता है, देखभाल या रखरखाव के उद्देश्य जिसको हम लोग कह सकते हैं। सो मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य ये देखना या जानना है कि उत्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरण हर समय 100% कार्यक्षमता पर, मतलब ही एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे हर दिन के निरीक्षण से, मतलब ही इंस्पेक्शन से
साफ सफाई से मतलब क्लीनिंग से, लुब्रिकेशन से, मशीन पार्ट के समायोजन से मतलब ही स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ मशीन पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ मशीन्स, इन सभी वजह से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या फिर तकलीफों को हम ढूंढ सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं, उससे पहले कि वो छोटी प्रॉब्लम्स एक बड़े प्रॉब्लम्स में ना बदल जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लाइन बंद पड़ सकती है, मतलब ही प्रोडक्शन सिस्टम ठप पड़ सकती है, मतलब ही उत्पादन लाइन बंद पड़ना, जिससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। एक अच्छा मेंटेनेंस प्रोग्राम को लागू करने के लिए कंपनी की व्यापक भागीदारी मतलब ही कंपनी का पार्टनरशिपेशन मतलब ही कंपनी का पार्टिसिपेशन और उच्च पदों पे काम करने वाले लोगों का, शॉप फ्लोर पर काम करने वाले लोगों तक सबकी सहायता, सपोर्ट आवश्यक होता है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस सिस्टम को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि मेंटेनेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं और मेंटेनेंस कौन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटेनेंस कोई एक पर्टिकुलर बंदा फॉलो नहीं करता है, उसको कंपनी की पूरी सिस्टम के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि एक अच्छे मेंटेनेंस प्रोग्राम को लागू करने के लिए कंपनी की क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, अच्छी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मतलब उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और वो पार्टिसिपेशन कब होगा, जब कंपनी में काम करने वाले हायर पोस्ट के जो लोग हैं उनका इसके अंदर इन्वॉल्वेशन हो, और शॉप फ्लोर पे काम करने वाला जो लोग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्कर्स कहते हैं, क्राफ्ट्समैन कहते हैं, टेक्नीशियंस कहते हैं, उन तक ये चला जाए और इन सभी की सहायता या सपोर्ट लेकर हम लोग इस सिस्टम को क्या करें, लागू करें। तभी मेंटेनेंस जो है अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है जो पूरे सिस्टम को बनाए रखती है। नहीं तो सिस्टम का वर्कआउट होना बिना मेंटेनेंस के कभी भी सही नहीं हो सकता या चल नहीं सकता। तो पर्पज ऑफ मेंटेनेंस हम लोगों ने यहां पे जान लिया। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या है? सो ओवरहॉलिंग के बहुत सारे मीनिंग्स है, जैसे कि मरम्मत करना, पूरी तरीके से मरम्मत करना, जांच करना, जांचना, निरीक्षण करना, बड़ा बदलाव करना, सर्विस करना, नवीनीकरण करना या फिर दुरुस्ती का काम करना। ये सारे ओवरहॉलिंग एक वर्ड के इतने मीनिंग्स है, मतलब ही क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। ये हर एक वर्ड एक अलग अलग मीनिंग बताता है। तो ओवरऑलिंग के मीनिंग्स में फर्स्ट कौन सा हम लोगों ने सुना समझा, तो पूरी तरह से मरम्मत करना। पूरी तरीके से मरम्मत करना या मरम्मत करने का मतलब क्या है कि उसको रिकंडीशनिंग करना, ऐसा बनाना कि जब आपने मशीन नए से इस्तेमाल करना चालू किया तब वो जैसे वर्क कर रहा था वो दोबारा वैसे ही वर्क करो जब आप उसकी मरम्मत करो। तो उसी को कहा जाता है पूरी मरम्मत करना, फुल्ली मेंटेनेंस करना। जांच करना, जांच करना मतलब क्या है कि ओवर ऑयलिंग करते समय हम लोगों को मशीन को देखना पड़ता है कि मैंने उसका पूरा मरम्मत किया है। उसी को जांचना भी कहते हैं, जांच करना और जांचना। तो उसके कोई पार्ट सही तरीके से बैठे हैं कि नहीं ये देखना जरूरी होता है, और वो बैठे हैं तो उसका जब रन डाउन टेस्ट लिया जाता है तो उसको जांचा जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। इसलिए कहा गया है निरीक्षण करना कि वो मशीन के हर एक पुर्जे सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, किसी को चलते हुए कोई अड़चन तो पैदा नहीं हो रही है, अटकाव तो नहीं हो रहा है। ये हम लोगों को ये सुनिश्चित करना कि अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाने जाऊं या मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करूं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, ये सभी ओवर ऑयलिंग में किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने इसके अंदर और एक वर्ड देखा था, बड़ा बदलाव करना। बड़ा बदलाव करना मतलब क्या है, इस्तेमाल करते समय मशीन के बहुत सारे पार्ट जो है कंटिन्यू चलते हैं, ये एक मैकेनिज्म है, उसके अंदर फ्रिक्शन होना है ही है।
आप अगर ऑयलिंग ग्रीसिंग भी करोगे तो फ्रिक्शन होगा ही। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीन के पुर्जे फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, लेकिन वो अगर कम किया जाए और उसको सही तरीके से अप्लाई करें तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा जरूर, लेकिन मशीन के पार्ट्स जो घिस रहे हैं, जितनी तादाद में बिना लुब्रिकेशन के वो घिस रहे, वो क्या हो जाएंगे, कम घिसेंगे। इसका मतलब उनका लाइफ बढ़ेगा। तो लाइफ बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद वो पूरी तरीके से खराब तो होने वाले हैं या खराब होने की कगार में आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे। तब क्या करना है, उन पार्ट्स को रिप्लेस करना, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक जरूरत हो जाएगी, जरूरत आन पड़ेगी कि उन पार्ट्स को रिप्लेस करना है, नेसेसिटी हो जाएगी। तो वहां पे क्या करते हैं, उनके अंदर बड़े तरीके से बदलाव करते हैं। मतलब क्या है, उन पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं नए पार्ट्स से। मतलब पुराने पार्ट्स निकाले जाते हैं और नए पार्ट्स लगाए जाते हैं। अभी ये मशीन नए जैसी फंक्शन वापस करेगी। मतलब क्या है कि वो मशीन के ऊपर इस तरीके से बदलाव किए जाते हैं कि जैसे कि वो मशीन नई की नई है। मतलब उसको कलरिंग नहीं करते, लेकिन मशीन को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो वापस पहले जैसे काम कर रही थी वैसे ही वो काम करना चालू करे। उसीलिए कहा जाता है बड़ा बदलाव करना, मतलब सर्विसिंग करना। मतलब वो भी एक पार्ट हो गया। मतलब क्या है, आप सर्विस कर रहे हो, सर्विसिंग में क्या होता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग ये सभी अप्लाई किया जाता है, एक तरीके से एक बेसिक मेंटेनेंस किया जाता है, तो वो सर्विसिंग में आता है। तो दैट इज नोन एज अ सर्विसिंग करना। मतलब ही नवीनीकरण या नूतनीकरण करना। नवीनीकरण या नूतनीकरण का मतलब क्या है, उसको नए जैसा बनाना। तो हम लोग उसको नए नए जैसा ही बनाते हैं, खाली क्या करते नहीं है, कलरिंग नहीं करते। बाकी सभी काम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स बदले जाते हैं, नट बोल्ट चेंज हो जाते हैं, वर्म आउट पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं, ब्रोकन पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है। ये बहुत सारे काम होते हैं। तो एक तरीके से वो मशीन नई जैसी बनती है, नए जैसे काम करने लगती है। सो इसीलिए ओवरऑलिंग को इतने सारे वर्ड्स है। या फिर दुरुस्ती का काम करना, मतलब क्या है, खराब पार्ट्स है, ब्रोकन पार्ट्स है, उनको वेल्ड करना अगर वो अवेलेबल नहीं है तो, और उनको इस्तेमाल में लाना। तो ये सभी काम वहां पे किया जाता है, इसीलिए कहा गया है कि दुरुस्त करना। तो ओवरऑलिंग के इतने सारे मीनिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए। तो ओवरऑलिंग क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पूरी तरीके से समझ लिया है, जान लिया है। तो ओवरऑलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उपकरणों को, मशीनों को और सिस्टम को सर्विसिंग योग्य स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाता है या बना के रखा जाता है। मतलब ही क्या है कि पहले जब मशीन चलती थी हम लोग उसका बेसिक सर्विसिंग करते थे, मेंटेनेंस करते थे। बेसिक मेंटेनेंस जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस करते, तो उस कंडीशन में मशीन को लेके आना, उसी को क्या कहा जाता है, ओवरऑलिंग कहा जाता है। मतलब ही उसको पुनर्स्थापित करना, मतलब उसका रिकंडीशनिंग करना, ये सभी ओवरऑलिंग के अंदर होता है। ओवरऑल में या ओवरऑल करते समय कुछ या पूरे तरीके से मशीन और पुर्जों को, मतलब ही पार्ट्स को खोला जाता है। डैमेज और डिफेक्टिव मतलब ही क्षतिग्रस्त और दोषपूर्ण, और वर्म आउट मतलब ही घिसे हुए पार्ट्स या भाग जो होते हैं उनको इसके थ्रू ढूंढा जाता है। ओवरऑलिंग में क्या करते हैं, उनको ढूंढते हैं। उन पार्ट्स को अगर रिपेयर हो सके तो रिपेयर करते हैं, नहीं तो डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। उनकी जगह पे वैसा ही फंक्शन करने वाला नया पार्ट लगाया जाता है, जिसको हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है अगर हो सके तो, नहीं तो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फिर मशीन के पार्ट्स को जोड़ा जाता है, मशीन को दोबारा रिस्टोर किया जाता है, असेंबल करते हैं, मतलब उसकी री असेंबली कहते हैं। और उस मशीन का दोबारा क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसको चला के देखते हैं। चलाते समय उसका दोबारा इंस्पेक्शन करते हैं, उसी को कहा जाता है इंस्पेक्शन रन। मतलब क्या है, इंस्पेक्शन के दौरान, इंस्पेक्शन रन के दौरान मशीन के हर एक पार्ट की ट्रायल ली जाती है, हर एक पुर्जा सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं ये देखा जाता है, जिसको कहा जाता है ट्रायल रन। मशीन का ट्रायल रन लेना।
इसमें क्या करते हैं, मशीन की पूरी सीमा तक जो कि मैनुअल के तहत दी गई है उस सीमा तक क्या करते हैं, मशीन को चला के देखते हैं कि उसके अंदर कोई खराबी तो जनरेट नहीं हो रही है। इसी का मतलब ही मशीन रिपेयर होने के बाद उसके ऑपरेशनल लिमिट तक उसे इस्तेमाल करके उसे चेक करना। ओवर ऑयलिंग में यह सुनिश्चित करे कि सभी लुब्रिकेशन करने की जगह, मतलब ही लुब्रिकेशन पॉइंट, दिए गए निर्देश पुस्तिका मतलब ही मैनुअल के अनुसार लुब्रिकेटिंग किए गए हो। मशीन के अंदर जो पिलर्स होते हैं उन पिलर्स को लुब्रिकेट करने के लिए सर्वोवे 32 ऑयल का इस्तेमाल करें। मेन स्पिंडल हेड में बिठाई गई एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो होती है उसे सर्वोजेम ग्रीस 2 से 3 महीनों में एक बार लुब्रिकेट करें या ग्रीसिंग करें। अगर किसी यंत्र या सिस्टम में स्पिंडल को प्लेन बेरिंग का इस्तेमाल करके सपोर्ट दिया गया है तो उसे सर्वो सिस्टम 32 ऑयल से लुब्रिकेट करें। 3 महीनों में एक बार मशीन के बेल्ट के टेंशन की जांच करें और उनमें सही टेंशन बनाए रखें या फिर सही टेंशन एडजस्ट करें। अगर किसी जगह नई बेल्ट लगा दी जाए तो उसकी टेंशन की 1 हफ्ते बाद जांच करें और ज़रूरत हो तो उसे एडजस्ट करें और सही टेंशन बनाए रखें। इस्तेमाल के ऊपर कम से कम 2 से 3 साल में एक बार मशीनों को पूरे तरीके से ओवरऑल करें, मतलब ही उनका नवीनीकरण करें। यह हमेशा ध्यान में रखो कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग को कभी कंप्रेस्ड एयर से साफ नहीं करना है, क्योंकि उनमें कुछ अंश पर पानी की मात्रा समायोजित होती है, मतलब ही पानी का अंश मौजूद होता है उस एयर में, जिसकी वजह से बेयरिंग को करोजन मतलब ही जंग का खतरा बना रह सकता है या फिर बन सकता है। सो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हमेशा डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ही हैंडल करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे ओवर ऑयलिंग क्या है ये पूरे तरीके से समझ लिया। मोस्ट ऑफ ऑल जगह पे ओवर ऑयलिंग का मतलब ये समझा जाता है कि मशीन को ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, तो नहीं। ओवर ऑयलिंग या ओवरहॉलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ये ओवरहॉलिंग सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होती है हमारे लाइफ में। ओवरहॉलिंग में मशीन को इस तरीके से फंक्शनल बनाया जाता है कि वो तय किए गए समय तक अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, उसकी पूरी ऑपरेशनल फंक्शनल जो लिमिट्स होती है उसका इस्तेमाल करके। तो ये ध्यान में रखना है कि ओवर ऑयलिंग जो होती है, इस ओवर ऑयलिंग में ना ही ऑयलिंग और ग्रीसिंग किया जाता है, तो उसके पार्ट्स रिपेयर किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं और उसको एज पर द मैनुअल नॉर्म्स क्या किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है। तो यहाँ पे हम हमारा जो लेसन है उस लेसन को खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा वो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट पावर ट्रांसमिशन टूल्स एंड एलिमेंट जो है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।